दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में पूछा गया हल प्रश्न पत्र चलिए आप सभी देखिए। यह 2024 एग्ज़ाम का पेपर है। तो चलिए आप सभी 100 क्वेश्चन डिटेल्स डिस्कशन के साथ देखिए और साथ में आपको बनाते भी चलना है। ये रहा दोस्तों पेपर। तो यहाँ से आप सभी देखिएगा तो इस एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 अंकों की परीक्षा होगी, 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा। यहाँ से अगर आप क्वेश्चन बुकलेट का पूरा निर्देश पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। एग्जाम में भी इसी तरह से आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा। तो चलिए अब यहाँ से आप सभी 100 क्वेश्चन का डिटेल्स डिस्कशन देखिए और आपको साथ में बनाते भी चलना है। इसमें आप लोगों के लिए जो टारगेट है दोस्तों 60 प्लस की, तो देखिए आप में से कौन कौन 60 प्लस पूरा कर पाते हैं टारगेट, इसलिए आपको सभी 100 क्वेश्चन बनाना है। शुरू में देखिएगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पॉलिटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन है 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया। देखिए ये जो टॉपिक है दोस्तों पॉलिटी का, इससे पहले भी बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में, अन्य परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ये जनहित याचिका से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोगों को कुल 5 फैक्ट बताने वाले और 5 फैक्ट आपको ध्यान रखना है। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट किया जाएगा। तो फुल डिस्कशन के साथ चलिए आप सभी देखिए। देखिएगा इसमें जनहित याचिका का इंग्लिश जो नाम होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि PIL इसको शॉर्ट में कहते हैं। अभी देखिएगा BPSC मामले में जो केस हुआ था तो इसमें PIL और बाकी रीट भी दायर किया गया था। तो PIL से रिलेटेड आपसे अनुच्छेद भी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय में न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए जो तंत्र लाया गया था उसका नाम है जनहित याचिका। इसी को शॉर्ट में यहाँ पर PIL और इंग्लिश में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। हिंदी में जनहित याचिका हो गया। अब देखिए आपसे यहाँ पर अनुच्छेद का नाम पूछा जाएगा कि ये किस अनुच्छेद के तहत दायर किया जाता है। तो देखिए जनहित याचिका आप सुप्रीम कोर्ट में और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में आप दायर कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है और हाई कोर्ट राज्यों में होता है। तो BPSC मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था, फिर पटना हाई कोर्ट में। तो यहाँ से आपको ये क्लियर रहेगा कि दोनों जगह दायर किया जाता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। देखिए अब अगर एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यह अनुच्छेद का नाम आपसे पूछा जाएगा कि उच्च न्यायालय में जनहित याचिका किस अनुच्छेद के तहत दायर किया जाता है। तो अनुच्छेद 226। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत दायर किया जाता है। और इसमें अनुच्छेद 32 में देखिएगा तो 5 प्रकार का रीट भी है। एग्जाम में पूछा जाता है कि रीट कितने प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार का होता है। और ये लाया कौन था, तो PN भगवती। देखिए यहाँ पर न्यायाधीश का नाम भी आपसे पूछा जाएगा, तो PN भगवती ध्यान रखिएगा। और किस देश से लाया गया था ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो देश का नाम आपको अमेरिका याद रखना है। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। एक चीज़ आपको न्यायाधीश का नाम याद रखना है, दूसरा देश का नाम अमेरिका, और ये 2 अनुच्छेद याद रखिएगा। और जनहित याचिका, इससे आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा बन जाएगा। और ये वर्ष भी आप याद रख सकते हैं, 1980 के दशक में ये लाया गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। तो देखिए कानून बनाने का अधिकार जो होता है ये होता है संसद के पास। और संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा सिर्फ नहीं समझिएगा। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि संसद के कितने अंग होते हैं। तो संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। और कानून तभी पास होगा जब तक उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर हस्ताक्षर नहीं होगा। तो ये सब फैक्ट एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि कानून कब स्वीकार होगा। स्टेटमेंट बेस्ड जब क्वेश्चन पूछा जाता है तब इस तरह का देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर होगा संसद। चलिए यहाँ से ये क्लियर हो गया। और देखिए ये सब जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये देखिएगा 2024 एग्जाम का। और 2024 में जो आप लोगों को टॉप 2200 ऑनलाइन प्रोवाइड करवाए थे, तो ये सब कुछ आप लोगों को पॉलिटी वाला जो भी क्वेश्चन है सब कुछ आप लोगों को करवाए हुए थे उसमें। तो देखिए टॉप 2200 में होता क्या है कि जितने भी VI चीज़ रहते हैं ये आप लोगों को दे देते हैं। और इस बार टॉप 2500 आप लोगों को 1 लाइनर एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो जाइए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके अभी से जम के तैयारी कीजिए। और बाकी यूट्यूब पर भी बहुत सारे आप लोगों को इंपॉर्टेंट VI टॉपिक सब कुछ मिलने वाला है। यहाँ पर देखिएगा वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है। देखिए जब ये बजट पेश किया जाता है उस समय की ये बातें हैं। तो ये दोस्तों वित्त मंत्री की ओर से रखा जाता है। और देखिए बजट का भी पूछा जाता है कि बजट कौन पेश करता है, तो वित्त मंत्री की ओर से पेश किया जाता है। वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर। और ये भी पूछा जाता है कि राज्यों में बजट, एक बार ये भी पूछा गया दरोगा और बिहार पुलिस दोनों में कि बिहार में बजट कौन पेश करता है, तो बजट वित्त मंत्री की ओर से पेश किया जाता है। तो वित्त मंत्री इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। ये देखिएगा एडवांस लेवल का थोड़ा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बिहार पुलिस में नहीं पूछा जाता था, BPSC में पूछा जाता था। देखिए अनुच्छेद 131 के तहत ये है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय का
मौलिक क्षेत्राधिकार है। अब देखिए सर्वोच्च, यहाँ पर आप देखिएगा आपराधिक मामले, दीवानी मामले और संघ राज्यों के बीच, राज्यों के बीच विवाद का निपटारा जनहित मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना। देखिए यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को, ये होता क्या है कि राष्ट्रपति को अगर कुछ भी कानूनी विवाद रहता है तो सलाह लेते हैं, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछे ना, तो अब ऑप्शन देखिएगा कि सबसे सटीक कौन बैठ रहा है, तो ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं। देखिए इसमें से सबसे अधिक जो सूटेबल ऑप्शन है, देखिए अगर राज्य और केंद्र के बीच विवाद होगा तो राज्य या केंद्र दोनों अगर आपस में सुलझाना चाहेंगे तो नहीं सुलझ सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामला को सुलझाता है। तो संघ मतलब केंद्र हो गया, राज्यों के बीच, जैसे अगर केंद्र में और राज्यों में अगर किसी भी तरह का विवाद होगा किसी भी चीज़ को लेकर, सर्वोच्च न्यायालय उस मामला को निपटाएंगे। या दो राज्यों के बीच, जैसे देखिएगा पानी को लेकर, नदी को लेकर विवाद रहता है, कर्नाटक हो गया, इसके बाद आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में अलग अलग नदियों को लेकर विवाद है। तो ये सब कुछ किसकी ओर से निपटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से। जब भी दो राज्यों के बीच किसी भी प्रकार का कोई विवाद रहेगा तो ये सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार है कि उस विवाद को अपना निपटाएंगे। तो ये कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 131 में। तो अनुच्छेद का नाम भी आपसे पूछा जाएगा। अगला देखिएगा सोवा रिगपा क्या है। देखिए दोस्तों पिछली बार देखिएगा तो ये कहा गया कि 10th सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा बीएसईबी के पैटर्न पर। तो उसमें देखिएगा आप लोगों को एग्जाम से लगभग 1 महीने पहले 10th का शॉर्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाए थे। जब एडमिट कार्ड का नोटिस जारी किया गया था उस समय बताया गया था। तो देखिएगा तो ये सब जो होता है ना सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है, यानी अगर आप बिहार बोर्ड का किताब पढ़िएगा तो उसमें ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन जनरल कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है। तो शॉर्ट नोट्स भी अच्छा काम किया था। और इस बार भी आप लोगों को जितने भी यहाँ पर बिहार बोर्ड वाला पैटर्न रहेगा 10th सिलेबस के अनुसार, तो 10th में जो भी चीज़ है जो जनरल कंपटीशन में नहीं भी पूछा जाता ये सब कुछ आप लोगों को करवा देंगे। शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों को 10th सिलेबस बेस्ड का मिलने वाला। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, मैथ भी आपको पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, तो ऑल सब्जेक्ट की तैयारी तो हो ही रहा है। साथ में ये नोट्स भी मिलेगा और टॉप 2500 वन लाइनर भी देने वाले। वन लाइनर में वही सब फैक्ट रहेगा जो फिक्स है कि एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आप सभी को एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके अभी से जम के तैयारी करना है। देखिए यहाँ पर सोवा रिंगपा क्या है, तो सोवा रिंगपा दोस्तों हिमालय की एक पारंपरिक दवा पद्धति, और ये देखिएगा तो अभी से नहीं 5000 साल पुराना ये दवा पद्धति है। उपचार करने की तरीका है, पारंपरिक तरीका है। तो यहाँ पर नृत्य नहीं होगा, ये होगा हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति। और देखिए इसका दूसरा नाम जो है ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। सोवा रिंगपा पूछ दिया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि आमची क्या है। आमची यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आमची क्या है। तो आमची एक हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है, सोवा रिंगपा को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया। पहले बिहार पुलिस में करेंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता था, अब करेंट अफेयर्स भी पूछा जाने लगा है। तो ये देखिएगा तो उस समय का बहुत फेमस क्वेश्चन था। मेट्रो ट्रेन अंडर वाटर, ये जो है दोस्तों हुगली नदी में यहाँ पर अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन बनाया गया है ट्रैक। तो हुगली नदी का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कहाँ, तो कोलकाता में। तो कोलकाता पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर 7वें नंबर का जो हो जाएगा बलजीत सिंह पुरस्कार हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ से आप सभी देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भू स्थिर उपग्रह नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा नहीं पता रहे तो यहाँ से आप पकड़िएगा। देखिए यहाँ पर सेट लगा हुआ है, यहाँ भी सेट लगा हुआ है, सेट लगा हुआ है। तो देखिए जितने भी तरह का उपग्रह रहता है मैक्सिमम में आपको इस तरह से नाम रहेगा, जी सेट, ईडू सेट, हैम सेट, अलग अलग तरीके का नाम। तो यहाँ पर जी सेट हो गया, ग्लोबल से रिलेटेड यहाँ पर हो गया इस तरह से। देखिए जुगनू जो है बिल्कुल अलग तरीके का नाम है, तो ये जो है भू स्थिर उपग्रह नहीं है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा जुगनू। ऐसे भी आप ऑप्शन से फाइंड कर सकते थे। और अभी देखिएगा तो क्या हुआ है, जुगनू क्या है, तो रात में चमकने वाला कीड़ा है, जब आप अंधेरे में इसको देखते हैं चमकते हुए। और अभी देखिए क्या हुआ है कि जुगनू से रिलेटेड आईआईटी कानपुर की ओर से विकसित एक नैनो सैटेलाइट भी बनाया गया। तो ये भू स्थिर उपग्रह नहीं है, तो जुगनू आईआईटी कानपुर की ओर से विकसित किया गया एक नैनो सैटेलाइट है। बाकी सभी इसमें से भू स्थिर उपग्रह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुगनू। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामा चकेबा बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है। देखिए सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि बिहार जीके का वेटेज बढ़ गया। शुरू में देखिएगा 6-7 पूछा गया, जैसे जैसे एग्जाम बढ़ता गया 10-10 क्वेश्चन तक बिहार जीके से पूछा गया। तो हम आप लोगों को पूरा बिहार जीके करवाने वाले हैं। तो सामा चकेबा के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, ये भाई एवं बहन का त्यौहार है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाई बहन। और आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि छठ कितने दिनों का त्यौहार होता है। ऑप्शन यहाँ पर है आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन।
छठ कितने दिन का त्यौहार होता है? तो ए ऑप्शन 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से है। तो आप सभी बताइए, ये भी देखिएगा एक शिफ्ट में पूछा गया और आप में से मैक्सिमम लोग इसका गलत आंसर दीजिएगा। तो क्या होता है सही आंसर? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 6 दिन? आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए छठ त्यौहार कितने दिनों का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो देखिए यहाँ पर ताजमहल के जो वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। अगला है, बिंबिसार का प्रसिद्ध राज वैद्य जीवक का निवासी था। देखिए ये 69वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर पर इतना फोकस करवाते हैं। तो बिंबिसार का प्रसिद्ध राज वैद्य जीवक जो है राजगृह का निवासी था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, राजगृह। देखिए यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि जीवक किसके दरबार में रहता था? तो बिंबिसार में। देखिए बिंदुसार भी है और बिंबिसार भी है। तो बिंबिसार का पहले शासन था, इसके बाद बिंदुसार आया है जो कि मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। ये बिंबिसार हर्यक वंश का शासक है। तो हर्यक वंश के शासक में जीवक था और जो कि एक राजवैद्य था। तो राजगृह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिएगा एक गद्यांश दिया हुआ है, 12 से लेकर के 14 तक यहाँ पर प्रश्न है। तो देखिएगा ये एक मेन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बाल श्रम को लेकर है। तो देखिए अब इस पैसेज को आपको कैसे बनाना है। तो पैसेज में देखिए क्वेश्चन क्या है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। देखिए जब भी आपको ये पैसेज बनाना रहे तो ये आपको ढूंढना है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति कहाँ पर है, और वहाँ पर जो लाइन आपको मिलेगा उस अनुसार आपको ऑप्शन ढूंढ लेना है, फिर आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिएगा बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लोगों की सोच कैसी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर इस लाइन में दिया हुआ है, यहाँ पर देखिएगा अंडरलाइन पहले से आप लोगों कर दिए हैं। देखिए लोगों का मानना है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति, ऑप्शन में सामाजिक कुरीति है क्वेश्चन में, सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। तो देखिए लोग यही सोचते हैं कि जो भी काम करेंगे सरकार करेंगे, हमको कुछ करना नहीं है। इस तरह के जितने भी सामाजिक बदलाव है तो ये देखिएगा यहाँ पर है। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सिर्फ सरकार का है। तो यहाँ पर सरकार वाले ऑप्शन कौन सा है उसमें आंसर देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लोगों की सोच कैसी है। तो बाल श्रम समाप्त करना जनता का दायित्व है। देखिए रियल में है लेकिन पैसेज में ऐसा नहीं है, लोगों का मानना यह है कि ये काम सिर्फ सरकार का है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है, ये पैसेज में दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ रहे वही आपको लेना है हूबहू, अपने मन से कुछ भी इसमें नहीं जोड़िएगा, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी देखिएगा। तो क्वेश्चन इस तरह से है, गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन से आपको नहीं जाना, आपको क्वेश्चन में ढूंढना है कि ये चीज़ कहाँ लिखा हुआ है, जिस अनुसार लिखा हुआ उसी अनुसार आपको आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पर आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक सभी लोग इसके प्रति सजग रहे और बाल श्रम के कारण बच्चे का बचपन छीन ना जाए, इसके लिए कुछ सार्थक पहल करे। तो यानी देखिएगा तो मेन ये है कि बाल श्रम यानी बच्चों को काम करवाने से रिलेटेड है। अगर बच्चे काम करेंगे तो फिर पढ़ेंगे नहीं तो उसका बचपन छीन जाएगा, ये सब चीज़ें हैं। तो गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इस 13 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन, बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छीन जाता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो है ये सब लगेगा आपको कि हाँ ये भी होना चाहिए, लेकिन सबसे सटीक आपको चूज करना है, जो पैसेज में दिया हो वहीं आपको लेना है। अब देखिए यहाँ पर है, वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है, जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उपर्युक्त परिभाषा संबंधित है। देखिए दोस्तों ये जो संबंधित है ये आप देख ही लिए हैं कि पैसेज बाल श्रम से रिलेटेड है, तो बाल श्रम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हिंदी से देखिएगा तो 3 तो सीधा पैसेज से पूछा गया और 8 क्वेश्चन पूछा गया। देखिए आप में से बहुत सारे हिंदी को पढ़ के नहीं जाते, आसान है कि इसमें 8 में से 8 आप बना लीजिएगा। और होता है क्या है कि आप एग्जाम में 3-4 बना के आते हैं और इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट का भी हाल रहता है, और फिर होता है क्या है कि 1-2 नंबर ले आपका रिजल्ट नहीं होता। हम आप लोगों को दोस्तों ऑल सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करवा देंगे, तो जिससे आपका अच्छा मार्क्स आ जाए। ये नहीं रहे कि कट ऑफ सीमा को आप पार, कट ऑफ सीमा से आप 5-10 मार्क्स अधिक ही लाइएगा, जिससे आप आसानी से रिजल्ट ले लीजिएगा और फिजिकल के लिए फिर आपको टेंशन नहीं रहेगा। जैसे ही आप एग्जाम दे के आइएगा तुरंत फिजिकल में आपको लग जाना है। चलिए यहाँ पर है, राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। देखिए विधान परिषद टोटल 6 राज्यों में, जिसमें से बिहार भी है। कौन कौन राज्यों में है, बिहार उत्तर प्रदेश। तो बिहार उत्तर प्रदेश दोनों एक ही तरह का हो गया, दोनों जगह है। बिहार उत्तर प्रदेश के बाद चले जाना है आपको महाराष्ट्र में है, फिर कर्नाटक में है,
महाराष्ट्र कर्नाटक हो गया, 4 हो गया। इसके बाद है आंध्र प्रदेश तेलंगाना। देखिए आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ है तो वहाँ भी विधान परिषद है। यानी 6 राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। और विधान परिषद में ये लिमिट होता है कि जो विधानसभा का सीट है उसका 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से देखिएगा बिहार में टोटल 243 सीट है, तो बिहार में विधान परिषद में जो सीट लिया गया 75 सीट लिया गया है, तो यानी 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए ये सब चीज़ अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो प्रैक्टिकली भी देख लेना आपको। बिहार विधानसभा सीट कितना है 243, तो 75 इधर विधान परिषद में है, तो लगभग एक तिहाई है, यानी 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 75। और ये चारों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुनाव हुए थे। तो देखिए संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था ये सब दोस्तों आप लोगों को टॉप 2201 लाइनर में सब कुछ ये फैक्ट आप लोगों को दिए हुए थे। तो जो स्टूडेंट देखिएगा लास्ट में भी जुड़े थे 20 दिन 25 दिन पहले, वो भी अगर अच्छे से पढ़ के गए थे तो कट ऑफ सीमा को पार कर लिए थे। रिजल्ट हो गया था, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर फिजिकल में समय नहीं मिला, इस कारण से देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अच्छा मार्क्स एग्जाम में ला लिए लेकिन फिजिकल में फेल हो गए हैं। तो चलिए इस बार आपसे भी अच्छे से तैयारी कीजिए और जैसे एग्जाम दे के आइएगा तुरंत आपको फिजिकल में लग जाना है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों जुलाई 1946 हो जाएगा। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था जुलाई 1946 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा सकता है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो हटाया जाता है महाभियोग द्वारा इसको हटाया जाता है। और इसमें देखिएगा तो क्या होता है, दोनों सदन यानी कि लोकसभा राज्यसभा से प्रस्ताव एक तरह से पारित होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई स्पेशली इसको नहीं हटा सकता है। ये ऑप्शन सटीक है। राष्ट्रपति यदि दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित होता है, देखिए लोकसभा राज्यसभा से प्रस्ताव पारित होगा तो फिर यहाँ पर राष्ट्रपति इसको हटा सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पोप की आवाज़ करते हुए जलती है। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। चलिए अगला क्वेश्चन, अंडे की जर्दी कोलैड का कौन सा प्रकार है। तो देखिए अंडे की जर्दी कोलैड का जो प्रकार है इमल्सन का प्रकार है। ये सब देखिएगा तो बीएससीबी का जो बिहार बोर्ड का पैटर्न है उस पैटर्न का ये सब क्वेश्चन है, तो इमल्सन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा आयरन का परमाणु प्रतीक है। देखिए 1 से लेकर के 30 तक जितने भी परमाणु संख्या हैं, परमाणु भार है, संकेत है, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो आयरन देखिएगा तो Fe है, कितने नंबर में है तो 26 नंबर में है। और देखिए कैल्शियम का भी पूछा गया है बिहार दरोगा में पिछली बार, तो कैल्शियम का होता है Ca20। तो एल्युमिनियम यहाँ पर Al13 हो गया। आयरन का Ar नहीं होता है, और आई से होता है आयोडीन, I53 हो जाएगा। इसके बाद लोहा का जो संकेत होता है फेरस होता है, Fe होता है, ये Fe वाला सही आंसर होगा Fe26। परमाणु संख्या भी आप याद रखिएगा। तो 1 से लेकर के 30 तक आपको परमाणु संख्या जरूर ध्यान रख लेना है, जिससे आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है। तो देखिए दोस्तों ये यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड पूछा गया, तो ये आप लोग करवा देंगे। इसका रूल होता है SP, SP2, SP3 कहाँ कैसे क्या आएगा, तो उस रूल के अनुसार ये निकालना रहता है। टफ टॉपिक नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा SP3। जल में यहाँ पर देखिएगा तो यानी जल मतलब हो गया यहाँ पर H2O, तो H2O में ऑक्सीजन परमाणु का यहाँ पर O का हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जा रहा है, तो SP3 हो जाएगा। ये शेप के अनुसार निकलता है। अगला देखिएगा, यूरोप के स्केच रिपोर्ट तज के लेखक है। ये देखिएगा हिंदी का क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड वाला पैटर्न है, तो आपको लेखक जितने भी बुक में दिया हुआ ये आपको याद कर लेना है। तो 2-3 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन तो यहाँ से रहेगा, तो ये 2 क्वेश्चन आपका फ्री में हिंदी में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राजकुमार। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पर मुहावरा है। पहले क्या होता था कि सीधा एक मुहावरा पूछता था, इस बार थोड़ा लेवल और बढ़ाने के लिए क्या किया है, यहाँ पर आपको मिलान करे से रिलेटेड पूछ दिया गया है। तो चलिए इसमें कोई टफ तो है नहीं। तो पहला ऑप्शन में देखिएगा छाती पर मूंग दलना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद है देखिए इसमें आपको करना क्या है कि जिसके बारे में आपको पता है उसको आप सबसे पहले मिलाइए, ये नहीं कि शुरू से ही आपको मिलाना है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन का तो ये तो चलिए साथ रहकर ऑपरेशन करना हो जाएगा।
छाती पर पत्थर रखना, छाती पर सांप लौटना, इसके बाद है छाती ठोकना। देखिए छाती पर पत्थर रखना का मतलब हो जाएगा इसमें से कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। ये आप इसको बी नंबर को, कठिन कार्य छाती ठोकना नहीं, छाती पर पत्थर रखना का मतलब होगा कि धैर्यपूर्वक कष्ट सहना, तो ये वाला सही हो जाएगा बी का 1। इसके बाद है छाती पर मूंग डालना, तो ए का जो हो जाएगा चौथा नंबर हो जाएगा साथ रहकर परेशान करना, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ए का 4 हो जाएगा, बी का जो हो जाएगा 1 हो जाएगा छाती पर पत्थर रखना, धैर्यपूर्वक कष्ट सहना, छाती पर सांप लौटना, तो इसका जो हो जाएगा ईर्ष्या करना, तो सी का सीधा सीधा सी का 3 हो जाएगा। और छाती ठोकना का मतलब हो जाएगा कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना, तो डी का यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो देखिए इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। अब अगली बार क्या होगा कि इसमें से कोई एक पूछ देगा कि छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होता है, तो साथ रहकर परेशान करना, छाती पर पत्थर रखना का मतलब धैर्यपूर्वक कष्ट सहना, छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या करना, नफरत करना, छाती ठोकना का मतलब है कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। इस तरह से इसका सही मिलान हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन देखिएगा तो इस अनुसार सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। देखिए समास विग्रह ये सब टफ नहीं होता, आप अगर नहीं पढ़े हैं तभी आपको टफ लग रहा होगा। देखिए यहाँ पर ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त बिल्कुल, कर्जा अगर किसी को है तो कर्जा से मुक्त हो गया। सेना नायक, तो सेना नायक, नायक किसका है, तो सेना का ये नायक है सेना नायक। गुरु दक्षिणा, तो दक्षिणा किसके लिए होता है, तो गुरु के लिए दक्षिणा होता है। राज्यसभा, तो राजा के लिए सभा नहीं, राजा का सभा होता है। राज्यसभा मतलब देखिएगा यहाँ पर तो के लिए जो दिया हुआ ये गलत है, यहाँ पर सीधा का होता है। राज्यसभा किसका होता है, राजा का सभा होता है, राजा के लिए सभा नहीं, राजा के लिए यहाँ पर सभा का कोई मतलब नहीं है। सभा जो होता है जनता के लिए होता है और राजा का ये सभा स्पेशली होता है, तो के लिए के जगह पर का यूज होगा, तो इसमें से ये गलत है, समास विग्रह सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो दिया हुआ बायोलॉजी का है। ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जेई पर कीजिए, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ पर कोलेनकाइमा और पेरेनकाइमा से रिलेटेड है, तो ये उत्तक से रिलेटेड, यहाँ पर पौधे की टिश्यू से रिलेटेड है, तो ये टॉपिक आप लोग करवा देंगे। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में फिक्स है, पूछा ही जाता है, तो कोलेनकाइमा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन है हरी पत्तियाँ भोजन पदार्थों के किस रूप में संग्रहित करती है। तो देखिए हरी पत्तियाँ भोजन पदार्थ के रूप में जो संग्रहित करती है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों स्टार्च के रूप में। स्टार्च को ही मंड कहा जाता है, तो स्टार्च इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान थे। तो ये जो संस्थान थे दोस्तों 1645, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा 1645। और देश का नाम, तो इसमें 150 देश शामिल था, तो 1645 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम कब प्रभावी हुआ। तो सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो ये 2005 में लाया गया था। और देखिए इसमें दो चीज़ है, एक है कि इसको पारित किया गया। पारित मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर कोई भी कानून होता है तो लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद पारित हो जाता है, तो इस तरह से देखिएगा तो नियम बना दिया जाता है राष्ट्रपति की ओर से। फिर इसके बाद क्या होता है कि एक डेट रहता है कि इस डेट से ये लागू होगा। अभी देखिएगा नया जो कानून लाया गया था, तो ये जो कानून था लगभग 4-5 महीने पहले ही पारित सब कुछ हो गया था, लेकिन उसमें एक डेट दिया हुआ था कि इतने तारीख से लागू होगा, तो दोनों डेट इसमें पूछा जाता है। तो आरटीआई वाले में देखिएगा तो 15 जून 2005 को जो है ये पारित हुआ था, तो डेट अगर पूछे तो 15 जून 2005 आपको डेट के साथ एग्जैक्ट याद रखना है। और प्रभावी कब से हुआ था, तो 12 अक्टूबर 2005 को, दोनों चीज़ अक्टूबर में ही हुआ है, तो 12 अक्टूबर 2005 को ये प्रभावी हो गया था और 15 जून 2005 को अधिनियम पारित हुआ था, तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा 2005। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। ये देखिएगा दोस्तों एग्जाम से पहले आप लोगों को यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट में भी ये क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए थे, वहाँ पर लगा दिए थे पोस्ट कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से कौन सा वर्ष किसे घोषित किया गया है, ये आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि बिहार पुलिस दरोगा के लिए भी टॉपिक होता है। तो उस समय कुछ स्टूडेंट को लग रहा था कि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है क्या, और देखिएगा जब ये 7 अगस्त वाली परीक्षा ली गई तो उसमें आ गया। तो देखिए ये सब चीज़ें जितने भी चीज़ें रहता है हम आप लोगों को टेलीग्राम पर भी नोट्स दे देते हैं, तो उसको आप अच्छे से ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया।
इसको देखिए मिलेट ईयर भी कहा जाता है। तो ये जो घोषित किया गया था 2023 में, 2023 का जो वर्ष था दोस्तों बाजरा वर्ष था, मोटा अनाज जो कहा जाता है बाजरा को, तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका 2023 बाजरा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो देखिए यहाँ पर तारकय जो है लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। अगला देखिएगा, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो देखिए दोस्तों प्लाज्मोडियम में जो होता है बहुविभाजन होता है, मल्टीफिजन होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में अनुवांशिकता स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो देखिए हाइड्रा वाला यहाँ पर क्वेश्चन है, तो अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन है। तो हाइड्रा का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इंग्लिश वर्जन अगर आप देखना चाहेंगे यहाँ से है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, बायोलॉजी में अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अगला बायोलॉजी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, यह देखा गया है किन में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन, लिंग निर्धारण निषेचित अंडों के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है। तो ये सही आंसर हो जाएगा, ताप पर निर्भर करता है। अगला देखिएगा, बच्चा खेल रहा है इस वाक्य में कौन सा काल है? देखिए इस भूतकाल तो होगा नहीं, भूत मतलब होता है बीता हुआ, जैसे बच्चा खेलता था, अगर इस तरह का रहता तब होगा। बच्चा खेल रहा है यानी अभी वर्तमान में ही बच्चा खेल रहा है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये बिल्कुल वर्तमान काल है। अब वर्तमान में अलग अलग टाइप होते हैं, हिंदी में देखिएगा 6 प्रकार का काल होता है। वर्तमान काल का 6 भेद है, और काल तो 3 ही है, वर्तमान भूत भविष्य, लेकिन वर्तमान में 6 भेद होता है। इंग्लिश में ही देखिएगा तो 4 ही तरह का रहता है, लेकिन यहाँ पर 6 है, तो बहुत सारे हिंदी का थोड़ा टफ है, तो ये आप लोगों को काल वाला टॉपिक करवा देंगे। इंग्लिश में टेंस इसको को कहते हैं और हिंदी में काल हो गया। तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका अपूर्ण वर्तमान, बच्चा खेल रहा है ये वर्तमान काल का उदाहरण है, वर्तमान में ये अपूर्ण वर्तमान का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ? देखिए उपसर्ग ये सब बहुत हल्का सा चीज़ है, और ये स्वागत वाला तो पहले भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए हिंदी ये सब चीज़ें जितना है प्रीवियस ईयर को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, उस अनुसार तैयार कीजिएगा, तो फिर होगा क्या कि आप हिंदी में 8-10 क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार 8 पूछा गया था इस शिफ्ट में, ये 7 अगस्त वाला पेपर है, कुछ शिफ्ट में 10 भी पूछा गया था, आसानी से बना लीजिएगा। तो स्वागत में जो उपसर्ग है दोस्तों सु उपसर्ग है, सु जो रागत होता है तो सु इसमें उपसर्ग है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सु। और देखिए यहाँ पर सहर्षुकार सदरुगुकार दोनों है, तो हर्षुकार वाला स्वागत में यहाँ पर होगा सहर्षुकार, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से वाक्यांश और उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? अब देखिए ये अनेक शब्दों का एक शब्द है, तो यहाँ पर आपको गलत बताना है, तब इसमें आपको ये है कि चारों पता रहेगा तभी बना पाइएगा। पहले क्या होता था कि सीधा किसी एक का पूछा जाता था, तो इसमें जितने हैं कोई एक स्पेशली एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए किए गए उपकार को मानने वाला को कृतज्ञ कहते हैं, बिल्कुल सही है। गोद लिया गया पुत्र तो दत्तक पुत्र इसको कहा जाता है, सही है। गायों को पालने वाला तो उसको ग्वाला या गोपाल दोनों कहते हैं, गोपाल भी कहा जाता है या फिर ग्वाला, दोनों सही है, तो ये भी सही है। इसके बाद है, बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास, इसको अविश्वास नहीं कहा जाता, अंधविश्वास कहा जाता है। जैसे देखिएगा अंधभक्त इस तरह का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से इसमें अंधविश्वास होगा, अविश्वास नहीं होगा। बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास यानी बिना सोचे समझे किया हुआ, तो अंधविश्वास यहाँ पर होगा। तो अविश्वास ये जो दिया हुआ ये गलत है, आपको लगेगा कि हाँ ये सही है, बिल्कुल यहाँ पर विश्वास से रिलेटेड है तो अविश्वास लगा, तो ऐसा नहीं, इसमें अंधविश्वास सही शब्द होगा इसके जगह पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुजरात में नवीन कॉर्प मृदा किस नाम से जाना जाता है? देखिए ये मिट्टी से रिलेटेड है, तो गुजरात में नवीन कॉर्प मृदा को किस नाम से जाना जाता है? ये जो कहा जाता है भाटा के नाम से, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाटा। ये देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, फिर से ये रिपीट किया जा सकता है, तो भाटा हो जाएगा। और ऐसे ध्यान रखने के लिए ऐसे ध्यान रखिएगा, वहाँ पर ज्वार भाटा आता है, समुद्र से सटा हुआ है, तो भाटा यहाँ पर सही आंसर देना है। अगला चलिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय क्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? देखिए इसमें हेलीकॉप्टर से रिलेटेड है और ONGC के लिए है, तो इसमें से जो हो जाएगा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो देखिए जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? बिहार में है, 1106
1106 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो 1 वर्ग किलोमीटर अगर जगह है, 1 किलोमीटर नहीं, 1 वर्ग किलोमीटर की बात है यहाँ पर, तो 1106 व्यक्ति रहते हैं बिहार में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। यानी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, सबसे कम तो अरुणाचल प्रदेश में है। अगला देखिएगा, भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर गगन शक्ति अभ्यास से रिलेटेड पूछा गया है, करेंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है। तो ये करेंट अफेयर्स ये सब चीज़ आपको देख करके जाना है। तो गगन शक्ति का आयोजन जो किया गया था राजस्थान के पोखरन में, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान के पोखरन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की है? तो देखिए ये मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर में हासिल की है। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था करेंट अफेयर्स का। चलिए अगला क्वेश्चन है, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? देखिए बिहार जी के से अच्छा खासा क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो लीची उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? तो मुजफ्फरपुर है। तो वहीं पर मुजफ्फरपुर में अनुसंधान रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है। तो मुजफ्फरपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए मखाना का पूछा जाएगा, तो मखाना का कहाँ बनाया जा रहा है? तो दरभंगा में बनाया जा रहा है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, दरभंगा में ये बनाया जा रहा है मखाना रिसर्च सेंटर। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है पटना में है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है। मखाना का हो जाएगा बेगूसराय, मखाना का हो जाएगा दरभंगा, और लीची अनुसंधान केंद्र हो जाएगा मुजफ्फरपुर। तो सबका आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? देखिए इसमें से मुद्रास्फीति सही आंसर हो जाएगा। बाकी साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण, ये सब है, लेकिन इसमें मुद्रास्फीति नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, नहीं हिंदी, यहाँ पर देखिएगा तो ये इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है, इंग्लिश का नहीं है। चलिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? तो इसमें से आपको बताना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। तो देखिए गाय तो है लेकिन खुद ही यूज कर रहा है, तो ये गैर बाजार का हो गया, मार्केट में तो जा नहीं रहा है। और देखिए सब ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर, आप समझ लीजिए ऐसे क्वेश्चन आएगा तो बनाना कैसे। जैसे देखिए मोहन एक कृषक है और वह फसल बेचता है, किसान है और फसल बेच दिया, तो बेचने के बाद कहाँ जाएगा? मार्केट में जाएगा। यहाँ पर गैर बाजार यानी बाजार वाला नहीं होना चाहिए। इसके बाद है काजू एक दुकानदार है, वह किराने का सामान बेचता है, ये भी देखिएगा तो बाज़ार से सामान लाते हैं फिर बेच रहे हैं। इसके बाद है नेहा एक बुटीक चलाती है और ऑर्डर पर कपड़े सिलती है। तो देखिए यहाँ पर लोग उसको कपड़ा ऑर्डर पर देंगे और फिर सिल के देंगे, तो ये भी एक तरह के जो है बाज़ार से रिलेटेड चीज़ें हो गया। लेकिन आपके पास कोई सामान है और खुद ही यूज कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? पर्सनल यूज कहलाएगा। तो इसमें से जो गैर बाजार क्रियाएँ है, राम के पास एक गाय और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? देखिए यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी, अभी देखिएगा बिहार पुलिस दरोगा का फेमस टॉपिक ये है। तो मल्टीनेशनल से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन में निर्मित उत्पादों को विश्व स्तर पर बेचा जाए। देखिए मल्टीनेशनल कंपनी बहुराष्ट्रीय नाम में ही लगा हुआ, एक से अधिक देशों में अगर कोई भी कंपनी है तो उसको कहा जाता है मल्टीनेशनल कंपनी। जितने प्राइवेट सेक्टर वाले रहते हैं सबका टारगेट रहता है कि मेरा भी कंपनी मल्टीनेशनल बन जाए, दूसरे देश में प्रोडक्ट बिके, मेरा भी वहाँ पर ब्रांच हो, तो ये रहता है टारगेट। तो देखिए निर्मित उत्पादों को विश्व स्तर पर बेचा जाता है, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो सही नहीं है, गलत यहाँ पर नहीं है। चलिए अगला है, वस्तु एवं सेवाओं को विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता, ये बिल्कुल गलत है, मल्टीनेशनल में विश्व स्तर पर उत्पादन किया जाता है। इसके बाद देखिएगा, उत्पादन को बढ़ते हुए जटिल तरीकों से संगठित किया जाता है, तो ये भी सही है। तो यानी देखिएगा ये ऑप्शन सही ही था, तो यहाँ पर नहीं की बात है, तो AC तो होगा नहीं, AC तो सही ही है। तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, जो कि यहाँ पर गलत दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑनेस्टी इज एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए बिल्कुल नॉन का यहाँ पर भेद से रिलेटेड है। तो ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, तो प्रॉपर नॉन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये होगा नहीं। कॉमन नॉन यानी जातिवाचक संज्ञा, ये भी नहीं होगा। कलेक्टिव नॉन यानी समूहवाचक संख्या, ये भी नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट नॉन यानी भाववाचक संज्ञा। तो ऑनेस्टी ईमानदारी क्या प्रकार है? एक प्रकार का भावना है, इसको एब्स्ट्रैक्ट नॉन के अंतर्गत रखते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
एब्स्ट्रैक्ट नॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये नॉन टॉपिक बेसिक है, ये सब आप सभी देख करके इंग्लिश में जाइएगा, फ्री में 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला देखिएगा, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फ्लोइंग सेंटेंस। तो देखिए एडजेक्टिव यानी आपको विशेषण इसमें से बताना है। तो देखिएगा ऑल मैन मस्ट डाई, तो इसमें से विशेषण कौन सा है? तो देखिए ऑल मैन यानी सभी मैन, डाई यानी मर रहा है, तो इसमें से देखिए विशेषण का मतलब क्या होता है? जैसे वेरी हो गया, जैसे गुड है तो गुड यहाँ पर विशेषण नहीं है, लेकिन उसके साथ अगर यहाँ पर वेरी गुड ये सब लग गया, स्पेशली यहाँ पर दिखा रहा है, तो ये सब जो होता है एडजेक्टिव के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर मस्ट जो हो जाएगा दोस्तों, ये जो है एडजेक्टिव का उदाहरण हो जाएगा, तो ये स्पेशली यहाँ पर दिखा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चूज द करेक्ट वर्ड। यहाँ पर आपको बताना है प्रीफिक्स। तो देखिए यहाँ पर प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले यूज किया जाता है। तो देखिए प्रीफिक्स यहाँ पर अगर आप इसमें से जैसे BOV, तो अगर आप ए अलग कर लीजिएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर एभव में यहाँ पर ए प्रीफिक्स लगा करके शब्द बनाया गया है, एक तरह से ये उपसर्ग का उदाहरण है। प्रीफिक्स मतलब यही समझिए उपसर्ग, उपसर्ग वाले में भी यही होता है कि किसी शब्द में अगर शुरू में जोड़ देते हैं तो फिर एक नया शब्द बन जाता है। तो अगर आप एभव में से ए हटा लीजिएगा तो ये BOV बॉब हो जाएगा, कोई शब्द ही नहीं है। अगेंस्ट में भी ए अगर आप हटा लीजिएगा तो अगेंस्ट नहीं होगा। देखिए अवेक में बिल्कुल होगा। ए में से अगर आप वेक हटा लेते हैं तब भी यहाँ पर ये वेक जो एक सार्थक शब्द है, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आर में भी अगर आप ए हटा लीजिएगा तो आर ई रे कोई शब्द ही नहीं रहेगा। तो प्रीफिक्स मतलब होता है पहले यहाँ पर यूज किया गया है, तो ए का प्रीफिक्स किस में है? सी ऑप्शन में है। यहाँ पर वेक में ए जोड़ के अवेक बना है। चलिए क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है, तो यहाँ पर एग से, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों डिम्ब वाहिनी हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है, डिम्ब वाहिनी। ये ग्रीवा इसका सही आंसर, गर्भाशय ये नहीं होगा, डिम्ब वाहिनी इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। तो मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र जो है मस्तिष्क है, ब्रेन है, ब्रेन इसका सही आंसर होगा। अगला देखिएगा, कैल्शियम, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? देखिए ये सब जितने भी चीज़ है सभी का टाइप के रिलेटेड है, जैसे जीव जंतु कौन किसके कैटेगरी में है उस अनुसार है। तो कठोर कैल्शियम कार्बोनेट, तो देखिएगा जितने भी तरह का इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत जो भी जीव है उसका जो कंकाल होता है, ऊपर वाला जो खोल होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ लसिका के संदर्भ में गलत है? तो देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लसिका आंत्र से पचित एवं शोषित अमोनियम अम्ल को परिवहन करती हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, एक अपसारी दर्पण है। तो एक अपसारी दर्पण जो है दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक उत्तल दर्पण है। अपसारी दर्पण में उत्तल दर्पण को डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है, या फिर आप डाइवर्जिंग मिरर हो गया। चलिए यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक प्रैक्टिकल से रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है और चित्र में एक ओम के नियम के अनुसार साधारण परिपथ दर्शाया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है, देखना है कि पूछ क्या रहा है, तब यहाँ पर डिसाइड करिएगा कि छोड़ना है कि क्या करना है। तो देखिए पूछा इसमें नॉर्मल ही है। एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया। परिपथ में उसने कुछ त्रुटियाँ कर दी, उन त्रुटियों का सही किया जा सकता है। इसमें से देखिए यहाँ पर सही विकल्प चुने। अमीटर वोल्ट मीटर दोनों को परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाना जानी नहीं है, इसमें उल्टा होता है, एक को समांतर में लगाते हैं तो एक को श्रेणी में लगाते हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ए मीटर वोल्ट मीटर दोनों को परिपथ में समांतर क्रम में, इसमें भी नहीं, एक को उल्टा लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए मीटर के परिपथ में सेली के नज़दीक लगाना है। देखिए इसमें से सबसे सटीक ऑप्शन दोस्तों बी ऑप्शन है। अमीटर ए को परिपथ में श्रेणी क्रम यानी सीरीज में लगाया जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो ये देखिएगा तो इसका सही सीरीज है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये आप लोगों को तो करवाए हुए थे कई बार प्रैक्टिस सेट में, प्रीवियस ईयर में पहले भी पूछा गया है। अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और अमीटर का प्रतिरोध जो होता है शून्य होता है, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और इसका प्रतिरोध जो होता है अनंत होता है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना, वोल्ट मीटर समांतर पैरेलल में होगा और अमीटर श्रेणी सीरीज में होगा। चलिए अगला फिर से यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तो इसका वेग आधा हो जाता है, तो वस्तु का संवेग क्या होगा?
तो देखिए यहाँ पर द्रव्यमान दिया हुआ है, संवेग दिया हुआ है, इस तरह से पूछा गया। तो संवेग p बराबर जो होता है दोस्तों m भी होता है। तो चलिए यहाँ पर द्रव्यमान को 4 गुना किया गया है, तो m जो है ना 4m हो गया। इसके बाद कहा जा रहा है कि वेग आधा हो जाता है, तो वेग जो है v/2 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करिएगा तो 2m भी आ जाएगा यहाँ से निकल करके। तो पहले यहाँ पर m भी था और यहाँ पर अब 2m भी हो रहा है, तो क्या दिख रहा है आपको, दुगुना दिख रहा है, तो दुगुना हो जाएगा। ये सब न्यूमेरिकल सब आप लोगों को करवाने वाले हैं, करना कुछ नहीं है। संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम का p बराबर जो सूत्र होता है m भी होता है। m यहाँ पर द्रव्यमान है, v वेग है। अब कहा जा रहा है कि यदि द्रव्यमान 4 गुना हो जाए, तो यानी यहाँ पर जो है द्रव्यमान आपको m से 4m करना है, तो 4m कर दिए, तथा वेग आधा हो जाए, तो वेग पहले v था, v से आधा यानी v/2 कर दिए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, 2m भी बचेगा। पहले शुरू में था m भी, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2m भी हो गया, तो यानी द्रव्यमान 4 गुना वेग आधा करने पर फाइनली संवेग 2m भी हो रहा है, यानी दुगुना हो रहा है, तो दुगुना इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। देखिए पहले ये दरोगा में 2-2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर लघु पतन के समय। तो इससे देखिए यहाँ पर फ्यूज का उपयोग इसलिए किया जाता है कि यहाँ पर सर्किट जो है टूट जाए, जिससे यहाँ पर लघु पतन के समय सुरक्षित रखा जा सकता है, तो फ्यूज का उपयोग इसमें किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बिहार से रिलेटेड है। बिहार में वन्यजीव अभ्यारण्य, टाइगर पार्क और टाइगर रिजर्व है। तो देखिए यहाँ पर बिहार में राष्ट्रीय पार्क जो है दोस्तों, और मतलब यहाँ पर वन्यजीव का पहले पूछ रहा है, फिर राष्ट्रीय पार्क। तो बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है। तो यहाँ पर ब वाले में एक होगा, तो यहाँ पर ए और डी तो होगा ही नहीं, तो इन दोनों में अब आपको चूज करना है 13 वन्यजीव है कि कितना क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा 15 का सी हो जाएगा। यहाँ पर 15 वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क 1 और टाइगर रिजर्व 2 यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाए। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए दरोगा में पिछली बार भी पूछा गया था कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर या भांगर कहा जाता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। चलिए मिला लीजिए, तो पुराना जलोढ़ मिट्टी का भांगर हो जाएगा, तो 3 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर मिलान हो जाएगा। तो 3 का 4 चलिए कौन से ऑप्शन में है खोजते हैं। तो 3 का 4 देखिएगा एक ही ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है 3 का 4। तो इस तरह से यहाँ पर मिलान हो जाएगा। 1 का हो जाएगा 2, 1 का 2 यहाँ पर, यानी भावर का जो हो जाएगा छिद्रपूर्ण। इसके बाद हो जाएगा पुराने जलोढ़ मिट्टी को भांगर, और युवा निक्षेप को जो कहा जाएगा खादर कहा जाएगा। तो 4 का 1 हो गया, और यहाँ पर तराई बचा, तो दूसरा का 3 हो जाएगा, घने जंगल और वन्य प्राणी वाला क्षेत्र। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, पुराने जलोढ़ मिट्टी को भांगर कहा जाता है, तो पुराना जलोढ़ का भांगर हो जाएगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, और भावर जो है छिद्रपूर्ण हो गया। तराई वाला तो जंगली क्षेत्र का जो मिट्टी होता है, घने जंगल और वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र, तो ये तराई हो गया। तो इस तरह से मिलान होगा, और फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 59 का। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर नदी से रिलेटेड है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही होगा। पहला का जो मिलान होगा 1 का 3 से, गोदावरी नदी की सहायक नदी वेनगंगा है। गंगा की सहायक नदी कौन सी है, इसमें से कोसी नदी है। इसके बाद देखिएगा कृष्णा का, तो कृष्णा का हो जाएगा कोयना नदी, और फिर कावेरी का हो जाएगा अमरावती। तो ये देखिए आप इसको याद रख लीजिएगा, फिर से ये रिपीट करेगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 का 3 हो गया, फिर 2 का 4 हो गया, फिर इसके बाद 3 का 2 हो गया, फिर इसके बाद 4 का 1 हो गया अमरावती। तो देखिए गोदावरी नदी की सहायक नदी वेनगंगा है, गंगा की सहायक नदी कोसी नदी है, कृष्णा की सहायक नदी कोयना नदी है, कावेरी की सहायक नदी अमरावती नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है। देखिए कई बार पूछा हुआ है, ये केरल राज्यों में थोरियम पाया जाता है, मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है। राज्य का नाम केरल याद रखिएगा, और थोरियम अयस्क मिलता है मोनाजाइट से। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको पेसिव वॉइस में चेंज करना है, एक्टिव से पेसिव में। तो यहाँ पर इस तरह का फिक्स है कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर जो हो जाएगा 62 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, द टीचर टीचेज द स्टूडेंट। तो द स्टूडेंट आर टॉट बाय द टीचर।
चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अपोजिट मीनिंग आपको बताना है, अर्बन का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा रूड। अर्बन यहाँ पर रूरल नहीं है, अर्बन पूछा जाता है यहाँ पर URBAN, ई नहीं लगा रहता तब यहाँ पर रूरल ग्रामीण होता, अर्बन आपसे पूछा जा रहा है तो रूड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आसानी से समझ लीजिएगा। आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाय हिज अर्बन बिहेवियर, यानी उसके खराब अच्छे बिहेवियर से हम परिचित है, तो अपोजिट, तो यहाँ पर बिहेवियर पूछा जा रहा है तो रूड, रूड मतलब होता है गुस्सा, तो रूड वाला बिहेवियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्या जिनका योग 28 है उनका गुणनफल 87 वह संख्या है। तो देखिए इसको आप आसानी से बना सकते हो, ऑप्शन से भी बना लीजिएगा इसको। यहाँ पर 28 कहा गया है तो 13, 15, 28 होता है, 12, 16, चलिए सब 28 हो गया और दोनों को गुना करने पर 187 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 12 और 16 है, इकाई अंक में 2 है, 6 है, तो 2 में 6 से गुना कीजिएगा तो 12 होता है, तो यानी लास्ट में 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 87 7 है, ये होगा नहीं। 21 7 ये हो सकता है, यहाँ पर 7 और ये 5 या 15, इसमें 5 आएगा, तो यानी सी ऑप्शन और बी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। अब 21 में 7 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 147 होता है, 20 7 140 और 7 147, तो 11 में 17 से गुना करने पर आपको 187 आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 11 17। चलिए अगला क्वेश्चन, एक कार एक स्थान पर पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे का समय लगती है। कार को चाल कितना बढ़ाया जाए कि यहाँ पर उस स्थान पर पहुंचने में 2.5 घंटे का समय लगे। देखिए जितने भी मैथ का क्वेश्चन है सभी आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पर डिटेल्स डिस्कशन के साथ करा देंगे, इसका 10 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अच्छा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा ज्योमेट्री से रिलेटेड है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा, देखिए यहाँ पर कोई वृत्त है, चलिए यहाँ पर कोई वृत्त लिए, वृत्त के बाहर मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है, ये बिंदु हो गया, तो वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा, देखिए ऐसा नहीं होता है, 2 स्पर्श रेखा आप बाहरी बिंदु से खींच सकते, एक आप ऐसे खींचिएगा और एक ऐसे आप खींचिएगा, 2 यहाँ पर रेखा हो गया, तो ये यहाँ पर कथन गलत है। यहाँ पर वृत्त के बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखा यहाँ पर खींचा जा सकता है, और बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, बिल्कुल ये सही है, यहाँ तक आएगा और ये यहाँ तक आएगा, दोनों की लंबाई जो है दोस्तों ये बराबर होती है, तो यानी यहाँ पर देखिएगा तो दूसरा कथन सही है और पहला गलत दिया हुआ है, तो यहाँ पर दूसरा सत्य और पहला असत्य है। एक और चीज़ यहाँ रखिएगा, यहाँ से आप सभी, अगर वृत्त पर से किसी बिंदु, देखिए जैसे यहाँ पर वृत्त पर यह बिंदु है, इस बिंदु से केवल और केवल आप एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो वृत्त पर किसी बिंदु से, यानी वृत्त के जो सर्किल यहाँ पर चारों साइड घेरा है, अगर इस पर कोई भी बिंदु दिया हुआ है उस बिंदु से केवल आप एक और एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यहाँ पर ये बाहरी बिंदु था, इस बाहरी बिंदु से आप वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक इधर तरफ और एक इधर तरफ, कहीं भी बाहरी बिंदु लीजिएगा 2 आप रेखा खींचिएगा, और वृत्त पर कोई बिंदु है उससे आप केवल एक और एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यहाँ पर था वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है, तो नहीं 2 रेखा है, यहाँ पर गलत हो गया, 2 होना चाहिए। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो बिल्कुल सही, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर है, तो कथन 2 तो सत्य है, ये दूसरा नंबर सत्य है लेकिन पहला असत्य है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट किया जाएगा, 3-4 चीज़ यहाँ से आप लोगों को बताए हैं, तीनों आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा यहाँ पर समांतर श्रेणी है, यानी कि एपी का क्वेश्चन है। देखिए अब क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर निगेटिव वाला में पूछा जाता है, अभी देखिएगा 70 बीपीएससी में भी पूछा गया था, तो माइनस में निगेटिव में पूछा जाता है, तो इसको बनाने के लिए कुछ है नहीं, यहाँ पर 15 पदों का योगफल कहा जा रहा है, SN वाला सूत्र आप लगा दीजिए, तो इस तरह से आप बनाइएगा, बन जाएगा, तो ये सूत्र बस आपको याद रखना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर ये सब क्वेश्चन आपको डिजिटल बोर्ड पर करवा देंगे। यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा इसका -255 हो जाएगा। यहाँ पर 2 पदों का अंतर दिखेगा तो 7 में से 11 घटिएगा, -4 आ गया, पहला पद 11 है, और यहाँ पर 15 पदों का योग, तो n तो आपको दिया ही है कि 15 है, तो SN वाला सूत्र आप लगा दीजिए, आपको निकल करके आ जाएगा। अगला देखिएगा, में SER 20 और दवाओं के निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए यहाँ पर यकृत हो जाएगा, लीवर। अगला क्वेश्चन है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाइए और विकल्प को चुनिए, तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, द्रव संयोजी उत्तक जो होता है, संयोजी उत्तक क्या होता है, रक्त होता है, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो उपकला हो गया, तो उपकला कहाँ होता है, तो त्वचा में होता है, तो त्वचा का उपकला हो जाएगा।
चलिए इसके बाद है जोड़ों की सतह। तो यहाँ पर जोड़ों की सतह में क्या होता है, तंत्रिका में हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, तो ये स्पाइनल कॉर्ड। और इसके बाद जोड़ों की सतह में क्या होता है, उपास्थि होता है यानी कार्टिज जो होता है। जोड़ों की सतह यानी घुटना हो गया, इन सभी चीज़ों में होता है कार्टिज, तो उपास्थि होता है। तो इस तरह से इसका मिलान हो गया, इसको ध्यान रखिएगा, पूछाएगा। यहाँ पर ये जोड़ों की सतह पिछली बार देखिएगा दरोगा में पूछा गया था। तो जोड़ों की सतह जो बोन्स जुड़ा हुआ आता है ये होता है कार्टिज द्वारा, उपास्थि द्वारा। उपकला उत्तक होता है त्वचा, जोड़ों की सतह, और इसके बाद तंत्रिका उत्तक होता है स्पाइनल कॉर्ड। इंग्लिश नाम यहाँ से आप सभी चलिए देख लीजिए, इंग्लिश नाम भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 69 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यह सिद्ध करने के लिए जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है। मिलर और यूरोक द्वारा एक प्रयोग किया गया था, उन्होंने जो गैसें ली थी वे थी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा त्रुटि है, तो यहाँ पर जो होता है मीथेन होता है यानी CH4, अमोनिया होता है NH3, H2 होता है H2O होता है। तो ऑप्शन के अनुसार अगर आप जाइएगा तो यहाँ पर मीथेन चाहिए, अमोनिया चाहिए, तो इस ऑप्शन में दिया हुआ है मीथेन, अमोनिया। और फिर हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो हाइड्रोजन होता है और जल होता है, तो ये ऑप्शन में तो नहीं है, तो यही ऑप्शन के अनुसार सही होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक वस्तु यहाँ पर है 1.0 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गतिशील है। x दूरी में इसे करने के लिए F बल की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल 3 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ा दी जाए तो इसे उतनी ही दूरी x में रोकने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर फोर्स आपको पूछा जा रहा है, तो 9.0 F यहाँ पर हो जाएगा बल। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रतिरोध R के किसी टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम समांतर में संयोजित किया जाता है। तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है, तो R/R का अनुपात क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पर R प्रतिरोध के किसी टुकड़े को 6 भाग में काटेंगे, समांतर क्रम में संयोजित करता है, तो यहाँ पर आपको तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो इसमें से सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। तो देखिए इसमें से सबसे तेज गति से जो ध्वनि चलती है स्टील यानी कि इस्पात में, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, स्टील। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। देखिए इसमें 2 फैक्ट होता है, दोनों आपको ध्यान रखना है। दक्षिण गंगा सीधे आपसे पूछा जाए तो गोदावरी नदी आंसर देना है। दक्षिण की गंगा यानी स्पेशली कौन सी नदी है, दक्षिण भारत की गंगा, तो ये कावेरी नदी में आंसर आपको देना है। तो दक्षिण गंगा के नाम से फेमस है गोदावरी नदी, और दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा, तो कावेरी नदी में आपको आंसर देना है। सीधा दक्षिण गंगा रहे, गोदावरी नदी जैसे ही की लग गया, दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा, तो कावेरी नदी में आपको आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिएगा तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य से रिलेटेड है। और ये देखिए दोस्तों इतुरंगम, ये देखिएगा तो अभी एग्जाम का लेटेस्ट है, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया, JSSC बिहार में भी अलग अलग परीक्षाओं में। तो इतुरंगम जो है तेलंगाना में, इसको आप सीधा रट ही लीजिएगा। इसके बाद हो जाएगा कोयना, तो कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है, और एक जल विद्युत परियोजना भी है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो सरिस्का, तो सरिस्का का क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। सरिस्का तो फेमस है पहले से ही। इसके बाद देखिएगा चंद्रप्रभा, तो चंद्रप्रभा का कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से कोयना का महाराष्ट्र हो गया, इतुरंगम तेलंगाना, सरिस्का राजस्थान, और चंद्रप्रभा जो है उत्तर प्रदेश में है। तो चलिए यहाँ से इस तरह से मिलान हो गया, इसको आप ध्यान रखिएगा। स्पेशली भी आपसे पूछा जा सकता है कि कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, चंद्रप्रभा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, इतुरंगम कहाँ है, तेलंगाना में, सरिस्का कहाँ है, राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्य के राज्यपाल कौन थे। देखिए बिहार में राष्ट्रपति शासन 1968 में लगाया गया। बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। लास्ट टाइम जो है सबसे लास्ट 2005 में लगा था, और 1968 में जब लगाया गया था तो उस समय राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। और यहाँ पर आपको CM का नाम भी पूछा जाएगा कि CM कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री थे। CM का नाम भी आपको ध्यान रखना है, एक शिफ्ट में CM का नाम भी पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1968 में CM भोला पासवान शास्त्री थे। अब तक 8 बार लगा है, तो नित्यानंद कानूनगो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो इसमें से आपको गलत कथन बताना है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा 1936 मिला। ये देखिएगा तो इसमें से गलत है। बिहार को राज्य का जो दर्जा है ये अलग होने के बाद देखिएगा बंगाल से अलग होने के बाद 1912 में मिला था, तो 1912 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 1936 नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध थे। तो इसमें सामंत नाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिएगा दरोगा में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है। देखिए आप सभी कालीबंगा का नाम सुने होंगे, तो कालीबंगा के बगल में ही पीलीबंगा है। जब भी उससे रिलेटेड रहे तो आपको अगर ना समझ में आए ना पता रहे तो उसी के साथ आपको जाना है। तो कालीबंगा कहाँ है, तो यहाँ पर राजस्थान में है, जहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था। पीलीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में ही है। तो दोनों जगह थोड़ा ही अंतर पर है, तो राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है। तो देखिए ये शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है, घियासपुर में है। तो घियासपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर है, इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है। तो देखिए इसरो का जो केंद्र स्थित है कर्नाटक बेंगलुरु में, तो बेंगलुरु इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्य का नाम कर्नाटक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है। देखिए इसमें से मिश्रण जो होगा, सोना एक तत्व है, हीरा एक तत्व है, जल भी एक प्रकार का तत्व, जल जो है एक प्रकार का यौगिक है जिसमें शुद्ध जल है, तो यानी H2O है। तो वायु जो होता है मिश्रण होता है विभिन्न गैसों का, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग प्रकार का गैस है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण है। देखिए ये फिक्स टॉपिक है, बिहार पुलिस में पूछा ही जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, पोटेशियम होता है, फिर इसके बाद पोटेशियम, सोडियम, बेरियम इस तरह से होता है। तो पोटेशियम वाला ऑप्शन एक ही दिया हुआ था, आप ऐसे भी छांट सकते थे इसको। पोटेशियम के बाद कौन होगा, एल्यूमिनियम होगा, यानी कम के क्रम में है, घटते क्रम में यानी सबसे अधिक पोटेशियम होता है, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर कॉपर, इस तरह से हो जाएगा। चलिए यहाँ पर है ax² bx + c एक द्विघात समीकरण है, तो a का मान नहीं हो सकता। देखिए द्विघात समीकरण में कोई भी टर्म रहे ना रहे, लेकिन ax² यानी x² वाला रहना ही चाहिए, तब तो यहाँ पर द्विघात यानी 2 पावर कहलाएगा। जब ये रहेगा ही नहीं तब कहाँ से द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ax² का मान कभी भी 0 नहीं होगा, भले नेगेटिव में हो, a का मान -2 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0 नहीं होना। 0 रखने पर देखिए 0 में अगर आप x² से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो गया, तो यानी द्विघात था, तो घात ही यहाँ पर पावर 2 जो है यही उड़ गया, तो कहाँ से द्विघात समीकरण होगा। तो a का मान 0 नहीं हो सकता, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, राम 10,000 रुपये का ऋण 7.5% वार्षिक दर से ब्याज पर लेता है, उससे वर्ष के अंत में कितनी राशि ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा ही क्वेश्चन है, 10,000 रुपये है और 7.5% का दर है, तो यहाँ पर 750 रुपये आ जाएगा। SI के सवाल पर ही आपको बनाना है, 1 साल का है तो 1 साल में SI CS कोई मतलब ही नहीं रहता, दोनों सेम ही होता है। तो P × R × T 10,000 में 10,000 × 7.5 और गुने 1/100 कर दीजिएगा, 750 निकल करके आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, tan A = 1/2 तो cos A का मान होगा। देखिए ये सब क्वेश्चन आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पर करवा देंगे। देखिए जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज हो गया तो tan A का मान, तो चलिए यहाँ पर A कौन ले रहे हैं ये, तो tan A बराबर होता है लंब बटा आधार, तो यानी लंब P हो गया और P/B यहाँ पर हो गया। तो चलिए यहाँ से लंब जो है ना 1 हो गया ये, और आधार 2 हो गया, तो कर्ण यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यानी 1 + 4 5 आ गया, तो √5 आ गया। अब cos A का मान, तो cos A बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार यहाँ पर नीचा वाला 2 होगा, लंब ये है और कर्ण ये है, तो आधार कितना है 2 है। तो cos A में देखिएगा आधार क्या चाहिए, तो यहाँ पर 2 हो गया, कर्ण कितना है √5 है, तो √5 यहाँ तो 2/√5 यहाँ पर भी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 के जमा हुए तीसरे एस्टेट का नेतृत्व किसने किया था। ये दोस्तों विश्व इतिहास से रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन, मिराबो और ओबेसिए। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में ना बने तो फिर आपको घबराना नहीं है, ये नहीं कि ऐसे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन रहता है विश्व इतिहास से रिलेटेड टफ, तो आपको इग्नोर करके ही चलना है। फिर से देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है, हेनरी कोट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ।
तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन पडलिंग संडोलन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये सब थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन इग्नोर करके आपको चलना है। देखिए अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया? देखिए 16 अक्टूबर 1905 यानी बंगाल विभाजन हुआ था, तो इसमें जो राखी दिवस के रूप में, राखी दिवस इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? तो देखिए यहाँ पर 1912 वाला तो है ही नहीं, तो 1936 के साथ आपको जाना है। बिहार बंगाल से जो अलग हुआ था 22 मार्च 1912 को, लेकिन यहाँ पर 1912 वाला ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर आपको आंसर जो देना है दोस्तों, चलिए 90 का सही आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन 1936। उड़ीसा से अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को, इसलिए 1936 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बॉन्ड से रिलेटेड है, जल के अणु में बंध की प्रकृति है। देखिए जल मतलब यहाँ पर है H2O, तो H2O में आपको बंध बताना है। अभी देखिएगा तो दरोगा ने परीक्षाओं में सभी में इस तरह का जल से रिलेटेड पूछा जाता है, बॉन्ड से रिलेटेड। तो इसमें जो है दोस्तों सहसंयोजी बंधन है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड है, ये सब आप लोगों को करवा देंगे। अगला देखिएगा यहाँ पर आइसोमेरिज्म पूछा गया है, C6H14 के लिए संरचनात्मक समावयवों की संख्या क्या है? तो यानी आपको आइसोमर इसमें बताना है, तो कितना इसमें आइसोमेरिज्म बनेगा? तो 5 बनेगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 5। देखिए एक बेसिक ही क्वेश्चन, अल्फा कण होता है, अल्फा कण जो होता है दोस्तों हीलियम He2+ आयन होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? द्विआवेशित हीलियम आयन हो जाएगा, तो ये सही आंसर हो जाएगा, इसको अल्फा कण कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वह फील्ड जो तालिका टेबल में रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप में पहचानती है कहा जाता है? देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसे जो कहा जाता है प्राइमरी की कहा जाता है, प्राइमरी की इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो देखिए यहाँ पर कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, तो सब के लिए जोड़ने का जो काम करता है मदरबोर्ड, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मदरबोर्ड का ये काम रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? तो देखिए यहाँ पर राज्य वन किसी भी प्रकार का वन नहीं होता है, ये नहीं कि राज्यों के लिए स्पेशल वन, ऐसा नहीं होता। संरक्षित वन बिल्कुल सही है, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन ये है, लेकिन राज्य वन ऐसा कोई वन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अब कुछ ही क्वेश्चन है, तो चलिए यहाँ से आप सभी पूरा देखिए और कमेंट करके बताइएगा आप 60 टारगेट पूरा कर पाए हैं या नहीं। अगला आप सभी देखिएगा तो क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना एवं IIF में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का नाम क्या है? तो मिसाइल का नाम आपको बताना, करंट अफेयर से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन रैमपेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द कॉन्स्पिरेसी टू ओस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए ये श्रीलंका से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उस समय देखिएगा श्रीलंका में सरकार चेंज होने के कारण से देखिएगा तो वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी को देश छोड़ करके भागना पड़ा था। तो गोटाबाई राष्ट्रपति थे और उसके भाई महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री, दोनों यानी भाई का ही वहाँ पर शासन चल रहा था। तो देखिएगा यहाँ पर प्रेसिडेंसी से रिलेटेड, कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड यहाँ पर पुस्तक लिखे हैं, तो डी आंसर सही हो जाएगा, गोटाबाई राजपक्षे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको लग रहा होगा PM मोदी होगा, तो ऐसा नहीं है, शशि थरूर इसका सही आंसर है। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? देखिए दोस्तों ये जो है दरोगा PT 2213 वाले में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2213 मेंस में ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाग हो जाएगा, जिसमें देखिएगा तो मेरा भी रिजल्ट हुआ था। तो इस तरह से आप सभी आप कमेंट करके बताइए आप 100 में से 60+ टारगेट पूरा कर पाए हैं या नहीं। और देखिए यहाँ पर आप लोगों को शुरू में एक क्वेश्चन पूछे थे छठ त्यौहार को लेकर कि बिहार में छठ त्यौहार कितने दिनों का होता है? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन। तो देखिए छठ नाम है लेकिन ये 6 दिनों का नहीं होता, ये कहाँ से शुरू होता है? तो नहाय खाए से शुरू होता है। पहला दिन नहाय खाए हो गया, दूसरा दिन खरना होता है, तीसरा दिन शाम वाला अर्घ होता है, फिर अगले दिन सुबह वाला अर्घ। तो यानी छठ त्यौहार जो होता है 4 दिनों का होता है। तो बिहार पुलिस में एक शिफ्ट में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो जितने भी तरह का देखिएगा बिहार जी के अच्छा खासा पूछा गया है, तो हम आप लोगों को सभी टॉपिक करवा देंगे। और मैथ तो यहाँ पर डिस्कशन करवा ही दिया, बाकी डिजिटल बोर्ड पर भी मैथ का करवा देंगे।
अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और फुल तैयारी क्लास भी एप्लीकेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं।